होती हैं जिनके अंदर डीएनए सीक्वेंसेस को स्टोर करके रखा जाता है। एंड डीएनए सीक्वेंस भी कौन सा वाला डीएनए सीक्वेंस है, इसके अकॉर्डिंग दो टाइप की डीएनए लाइब्रेरीज नोन है। एक होती है जिन्हें बोलते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी या जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी, जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी। और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है जिसे cDNA लाइब्रेरी बोलते हैं। दोनों में जैसे कि आप नाम से पहचान सकते हो कि जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी जो होती है इसके अंदर क्या होता है, जीनोम होता है, पूरे जीनोम के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो पूरा अगर जीनोम इतना बड़ा है तो इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, इनकी कॉपीज प्रेजेंट होंगी। तो जब भी आप चाहते हो कि आप एक पर्टिकुलर जीनोम में से जीन निकालना चाहते हो, जीनोमिक लाइब्रेरी हर एक इंडिविजुअल के स्पेसिफिक होगी। फॉर एग्जांपल होमो सैपियंस की, ह्यूमंस की जो जीनोमिक लाइब्रेरी होगी वो अलग होगी, किसी प्लांट की अलग होगी, हर एक स्पीशीज की अपनी अपनी जीनोमिक लाइब्रेरी होती है। तो अगर आप होमो सैपियंस पे रिसर्च कर रहे हो तो आप क्या करोगे कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ जीन या एक सिंगल जीन है, उस जीन को डिटेक्ट करना चाहते हो कि वो कहाँ प्रेजेंट है पूरे जीनोम में या उसका क्या सीक्वेंस है, तो आप उस स्पीशीज के जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में जाओगे। जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरीज ऑनलाइन अवेलेबल भी होती हैं, आप ऑनलाइन रजिस्टर करो, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने लाइब्रेरी बनाई होती है यूजिंग सम वेक्टर्स, तो वेक्टर्स के अंदर डीएनए के सेगमेंट्स इंसर्ट करके बनाई होती है। आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हो कि हमें ये पर्टिकुलर जीन का सेगमेंट चाहिए, उसका सीक्वेंस हमें जानना है, तो वो आपको वो वेक्टर प्रोवाइड कर देंगे जिसके अंदर वो जीन इंसर्टेड है। तो ये फायदा होता है जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी का। जैसे कि एक बुक वाली लाइब्रेरी का होता है, सेम चीज, कोई जीन आप डिटेक्ट कर सकते हो, उसका सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे पूरा जीनोम यूज किया जाता है, बट cDNA लाइब्रेरी में cDNA इज फॉर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या होता है, तो बेसिक्स भी मैं साथ में ही आपको बता रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बेसिकली होता है वो डीएनए जो बनता है फ्रॉम mRNA। सो ऐसी चीज होती है कि आपके पास mRNA है, मैसेंजर आरएनए है, इसका आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाओगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो उसके बाद बन जाएगा cDNA। नॉर्मली डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन, बट क्योंकि ये प्रोसेस यहाँ रिवर्स हो रही है, यानी आरएनए से हम डीएनए बना रहे हैं, इसीलिए इसे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट बाय रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो cDNA के अंदर सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होता है, कोडिंग सीक्वेंस। कोडिंग क्यों, क्योंकि वो वाला सीक्वेंस होगा जो mRNA में प्रेजेंट है, और हमें पता है कि mRNA में इंट्रॉन्स नहीं होते, सिर्फ एक्सॉन्स वाला सीक्वेंस होता है, एंड एक्सॉन्स वाला सीक्वेंस को हम कोडिंग सीक्वेंस बोलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि cDNA लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे जीन्स के, बट जीनोमिक डीएनए के अंदर कोडिंग एंड नॉन कोडिंग दोनों सीक्वेंसेस होते हैं, कोडिंग भी होता है और नॉन कोडिंग सीक्वेंस भी होता है। इनमें फर्क क्या होता है, इनमें फर्क सिर्फ एक्सॉन और इंट्रॉन का है। जीनोम पूरा हम यूज कर रहे हैं जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो उसके अंदर एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स दोनों का सीक्वेंसेस होंगे, और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस क्योंकि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में हमेशा ज्यादा होते हैं, इसीलिए जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी में आपको वेग डीएनए सीक्वेंसेस मिलेंगे। वेग किस सेंस में, कि उसमें हो सकता है कि आपकी जीन प्रेजेंट हो या हो सकता है ना भी प्रेजेंट हो। फॉर एग्जाम्पल ये अगर डीएनए सेगमेंट्स बने हैं तो हो सकता है कि एक जीन सिर्फ इतने रीजन में, बाकी सब नॉन कोडिंग रीजन है, इंट्रॉन्स वाला रीजन है, रिपीटेटिव डीएनए बोल सकते हो आप, वो वाला रीजन है। तो इसीलिए जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी वेग होती है, बट cDNA लाइब्रेरी हमेशा एक्यूरेट होती है। अगर आपको इन जनरल अगर कोई जीन का सीक्वेंस देखना है तो आप जीनोमिक ही यूज करोगे,
बट आप अगर किसी स्पेसिफिक जीन के ऊपर काम करना चाहते हो, वो कैसे कोड की जाती है, उसके सीक्वेंस को जानना चाहते हो, तो उसके लिए cDNA लाइब्रेरी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। जस्ट अ मिनट। परमार नाम से किसने ज्वाइन किया है? वर्षा आप हो क्या? मैंने किया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ओके ओके, वो लैपटॉप से ज्वाइन कर रही हूँ इसीलिए। ओके ओके, नो इश्यूज। सो ये डीएनए लाइब्रेरी सबको समझ आ गई कि जीनोमिक और cDNA लाइब्रेरी का बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या। अब इनके बीच में हम डिफरेंसेस सीखेंगे कि क्या क्या इनके बीच में डिफरेंसेस हैं, कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं दोनों लाइब्रेरीज को। तो इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। एक साइड हम लिख लेते हैं जीनोमिक लाइब्रेरी। ये टर्म्स बहुत बार आती हैं, तो इनका कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक सा है, लेकिन ज्यादातर समझ नहीं आता बच्चों को, तो इसे अच्छे से समझ लेना कि दोनों में डिफरेंस है क्या। तो मैंने जैसे सबसे पहली चीज बताई, जीनोमिक लाइब्रेरी में हम एंटायर जीनोम का यूज करते हैं, एंटायर जीनोम। बट इन cDNA लाइब्रेरी वी ओनली यूज दी cDNA, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, दैट इज द कोडिंग डीएनए सीक्वेंस। अब इनको कंस्ट्रक्ट अगर हमें करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है, तो इसके जो स्टेप्स होते हैं वो मैं अब आपको बताती हूँ। तो जीनोमिक डीएनए लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको पूरा जीनोम निकालना पड़ेगा उस ऑर्गेनिज्म के सेल में से। तो देयर इज एक्सट्रैक्शन ऑफ द होल जीनोम, एक्सट्रैक्शन ऑफ द जीनोम। जीनोम को एक्सट्रैक्ट कर लोगे आप, निकाल लोगे। जब आपने उसे निकाल लिया तो आप रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसे डाइजेस्ट करोगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के थ्रू डाइजेस्ट करोगे। जब आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कर दिया तो आपको उस डीएनए के फ्रेगमेंट्स मिलेंगे। अब ये जो फ्रेगमेंट्स होंगे, हर एक फ्रेगमेंट को हम क्लोन कर देते हैं इनटू अ वेक्टर, क्लोनिंग इनटू अ वेक्टर, एक वेक्टर के अंदर हम डाल देते हैं। एक वेक्टर के अंदर हम उन सब डीएनए सीक्वेंसेस को डाल लेंगे जो भी हमारे पास ऑब्टेन हुए हैं आफ्टर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन। अब इन वेक्टर्स के अंदर डालने में क्या चीज होती है, तो इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। एक वेक्टर है, वेक्टर के अंदर आपका वो डीएनए सीक्वेंस इंसर्ट हो गया है, इस तरीके से आपको वेक्टर्स मिलेंगे। अब क्योंकि हर एक डीएनए सीक्वेंस एक दूसरे से अलग होगा, तो मैं इनके नंबर दे देती हूँ 1 2 3 4, 4 ही बनाए हैं, वैसे बहुत सारे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेंथ ऑफ द जीनोम। तो ये जो वेक्टर्स हैं, हर एक वेक्टर के अंदर अलग अलग डीएनए सीक्वेंस होगा। दूसरे वेक्टर के अंदर मान लेते हैं कि 2 वाला सीक्वेंस होगा, ये मैं ब्लू से ही बना रही हूँ, तो ये 2 वाला होगा। तो ऐसे बहुत सारे वेक्टर्स आपको मिल जाते हैं। तो जब भी आप बोलते हो कि हमें ये वाला जीन ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, तो कंपनी आपको उस जीन ऑफ इंटरेस्ट कंटेनिंग वेक्टर प्रोवाइड कर देते हैं, और ये भी बता देते हैं कि उस वेक्टर के अंदर ये प्राइमर्स थे, तो उन प्राइमर्स का यूज करके आप उस डीएनए को रेप्लिकेट करके उसकी सीक्वेंसिंग करा सकते हो, यानी उसका सीक्वेंस है क्या ये चीज पता करवा सकते हो। तो इस तरीके से हम जीनोमिक लाइब्रेरी बनाते हैं, और ये जो हर एक वेक्टर बनाया है इसे जीनोमिक क्लोन बोलते हैं, जीनोमिक क्लोन। तो ये सारा प्रोसीजर होता है जीनोमिक लाइब्रेरी का। अब जीनोमिक लाइब्रेरी में एक चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जीनोमिक लाइब्रेरी में हर एक जगह पे आपका जीन प्रेजेंट नहीं होगी। तो हम ये बोलते हैं कि ओनली सम फ्रैगमेंट्स कंटेन जीन्स, ओनली सम फ्रैगमेंट्स कंटेन जीन्स। सिर्फ कुछ ही फ्रेगमेंट्स में जीन्स होती हैं, हर एक फ्रेगमेंट में जीन नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर वो नॉन कोडिंग रीजन जैसे कि सैटेलाइट डीएनए, इसके अलावा जो ये वाला सीक्वेंस है, इंट्रॉन्स वाला सीक्वेंस है, वो वाला भी आ जाता है।
तो कुछ ही फ्रेगमेंट्स के पास जीन्स होती हैं। और दूसरी चीज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो जीनोमिक लाइब्रेरी होती है इसके अंदर रैंडम फ्रेगमेंट्स होते हैं, मतलब कि रैंडमली उस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने जहां भी कट किया होगा उसके अकॉर्डिंग फ्रेगमेंट बन जाएगा। कोई एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि कहाँ पे वो फ्रेगमेंट बनेगा। पूरे जीनोम के कितने भी फ्रेगमेंट बन सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज्ड, कौन सा वाला यूज किया गया है उसके बेसिस पे। अगर हम डिफरेंसेस देखें कि cDNA में क्या क्या चीजें होती हैं, तो जैसे मैंने बताया cDNA लाइब्रेरी में cDNA का सीक्वेंस होता है। अब cDNA प्रिपेयर करने के लिए जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है वो ये होता है, mRNA से cDNA बनाया जाता है, C छोटा लिखा जाएगा, DNA कैपिटल, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, इसने cDNA बना दिया। अब ये cDNA क्योंकि mRNA सिंगल स्ट्रैंडेड था तो जो cDNA बनेगा ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा, तो हमें इसे सिंगल स्ट्रैंडेड cDNA को डबल स्ट्रैंडेड बनाना पड़ेगा ताकि ये वेक्टर में इंसर्ट हो सके, क्योंकि वेक्टर इज अ डबल स्ट्रैंडेड DNA मॉलिक्यूल। तो इसे हम डबल स्ट्रैंडेड बनाते हैं बाय रेप्लिकेशन। तो cDNA की रेप्लिकेशन कराते हैं और डबल स्ट्रैंडेड DNA सिंथेसाइज करते हैं। अब जो ये डबल स्ट्रैंडेड DNA सिंथेसाइज किया है इट वुड बी डिवॉइड ऑफ इंट्रॉन्स, क्योंकि इसके अंदर इंट्रॉन्स नहीं होंगे, क्योंकि mRNA से ये बना है और mRNA के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। तो ये डिवॉइड होगा इंट्रॉन्स से, डिवॉइड ऑफ इंट्रॉन्स, और ये जो कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड cDNA मिला इसका फिर रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करते हैं, और ये स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं जो आपने यहाँ पढ़े जीनोमिक लाइब्रेरी में। इस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को क्लीव करेंगे विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, तो आपके कुछ ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स को फिर आप वेक्टर में इंसर्ट कर दोगे और जो क्लोन्स बनेंगे उन्हें बोलते हैं cDNA क्लोन्स। तो ऐसे ही बहुत सारे cDNA क्लोन्स से मिलके एक cDNA लाइब्रेरी बनती है। तो अगर आप किसी इंडिविजुअल में ये देखना चाहते हो कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सी जीन्स एक्सप्रेस करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं, तो आपको दोनों लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप जीनोमिक वाले से ये निकाल सकते हो कि इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स क्योंकि इसके अंदर है तो पूरा सीक्वेंस आपको मिलेगा। cDNA लाइब्रेरी से आपको सिर्फ एक्सॉन्स का सीक्वेंस मिलेगा, तो दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको इंट्रॉन्स का पता चल जाएगा कि किस किस लोकेशन पे इंट्रॉन्स हैं और कहाँ कहाँ पे एक्सॉन्स है। क्लियर हुई ये बात? सबको क्लियर हुई? यस मैम। ठीक है, किसी का डाउट हो तो पूछ लो। नो डाउट? ओके, तो आगे पढ़ते हैं। तो ये था cDNA और जीनोमिक लाइब्रेरी के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट था छोटा सा। अब हम ये देखते हैं कि इन्हें जो cDNA लाइब्रेरी प्रोड्यूस करने का प्रोसीजर होता है वो थोड़ा अलग होता है जीनोमिक लाइब्रेरी से। किस तरीके से अलग होता है, तो मैं एक डायग्राम बना रही हूँ जिसके अंदर हम जीनोमिक लाइब्रेरी का डायग्राम भी देखेंगे किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है, और साथ में हम cDNA लाइब्रेरी का डायग्राम भी देखेंगे, दोनों में क्या फर्क है, किस तरीके से प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जीनोमिक लाइब्रेरी जैसे मैंने बताया एक जीनोमिक डीएनए है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, उसे क्लीव कराया विद द हेल्प ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस। तो इस तरीके के आपको फ्रेगमेंट्स मिले, उन सारे फ्रेगमेंट्स को आप वेक्टर्स में लाइगेट कर दोगे तो आपके पास बहुत सारे वेक्टर्स आ जाएंगे। अब क्या होता है कि इन वेक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इन दी होस्ट। होस्ट मोस्टली होता है इकोलाई, ठीक है, इकोलाई का यूज करो या किसी भी बैक्टीरियल होस्ट का यूज करो, उस बैक्टीरियल होस्ट के अंदर इन वेक्टर्स को डाल के रख दोगे और इन बैक्टीरिया को हम एक स्टेबल स्टेट में सरवाइव करने के लिए मजबूर कर देते हैं कि उसी स्टेट में रहेंगे जिस स्टेट में इनके पास वेक्टर इंसर्ट हुआ है। तो इसी स्टेट में इन बैक्टीरियल सेल्स को आप प्रिजर्व कर लो। हम इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं या तो लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन
जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस, 196 ही होता है। तो इतने टेम्परेचर पे इसे आप सेव करके रख सकते हो इन बैक्टीरियल सेल्स को, या फिर आप इन्हें -20 डिग्री सेल्सियस पे भी सेव करके रख सकते हो। फ्रिज जो होते हैं बड़े वाले, उनके अंदर इनका जो ये बैक्टीरियल सेल्स का कल्चर होता है उसे डाल देते हैं छोटी छोटी एपेंडॉफ ट्यूब्स में, और ज्यादातर -20 में ही प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि -196 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा लो है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को ज्यादा हार्म हो सकती है। तो -20 डिग्री सेल्सियस पे उन सारे बैक्टीरियल सेल्स को रख देंगे, स्टोर करके रख देंगे। अब वो स्टेशनरी स्टेट में सरवाइव कर रहे हैं, जब भी आप उन्हें बाहर निकालोगे उन्हें रिवाइव कराओगे रूम टेम्परेचर के ऊपर, और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। cDNA लाइब्रेरी में थोड़ा सा अंतर होता है। किस तरीके का अंतर? तो mRNA है आपके पास, mRNA आपको पता है सिंगल स्ट्रैंडेड होगा, तो मैं यहाँ सिर्फ एक सिंगल स्ट्रैंड बना रही हूँ। अब mRNA का यूकैरियोट्स के केस में एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि उसके एक एंड पे पॉली ए टेल होती है। पॉली ए टेल, बहुत सारे एडेनिन न्यूक्लियोटाइड्स जुड़े होते हैं एक एंड पे, जिस एंड को हम 3' एंड बोलते हैं, और 5' एंड पे कैप वाला रीजन लगा होता है जो प्रोटेक्ट करते हैं, ये दोनों एंड्स प्रोटेक्ट करते हैं यूकैरियोटिक एमआरएनए को फ्रॉम डिग्रेडेशन। तो आप अगर एमआरएनए को रेप्लिकेट करवाना चाहो तो उसके लिए क्या यूज करोगे, ये याद रखना। इसके लिए हम डीटीटीपी प्राइमर्स का यूज करते हैं। डीटीटीपी प्राइमर्स का मतलब क्या है? डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, थाइमीन का यूज करेंगे क्योंकि एडेनिन से थाइमीन बाइंड करता है। तो बेसिकली एमआरएनए अगर यूकैरियोट का है और उसे आप रेप्लिकेट करवाना चाहते हो तो आप टी कंटेनिंग प्राइमर का यूज कर सकते हो। इसे ओलिगो टी प्राइमर भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ टी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ओलिगो टी प्राइमर। तो बेसिकली क्या होगा कि ये जो एमआरएनए का सीक्वेंस है, इस एमआरएनए के सीक्वेंस पे जहां जहां ए है वहां पे टी वाला प्राइमर आके बाइंड कर जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा प्राइमर आके बाइंड करता है, ये प्राइमर है। अब क्या होगा, हर एक प्राइमर तभी एक्ट कर पाता है जब उसके 3' एंड पे, ये इसका 3' एंड है, ये 5 है, 3' एंड पे एक फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, OH ग्रुप। हमेशा याद रखना प्राइमर इसीलिए यूज किया जाता है क्योंकि डीएनए सिंथेसिस जो होती है वो डी नोवो नहीं हो सकती। डी नोवो का मतलब खुद ब खुद नहीं हो सकती है, उसे एक डीएनए सीक्वेंस चाहिए जो उसे OH ग्रुप प्रोवाइड करेगा। उसी OH ग्रुप का यूज करके जो आरएनए पॉलीमरेज या डीएनए पॉलीमरेज होता है वो इसी का यूज करके आगे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। तो बेसिकली क्या होगा कि ओलिगो डीटी प्राइमर की हेल्प से यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इस डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में से एक स्ट्रैंड होगा एमआरएनए का और दूसरा स्ट्रैंड होगा कौन सा वाला, cDNA का। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर बना है ये बना है डीएनए आरएनए हाइब्रिड, डीएनए आरएनए हाइब्रिड। अब इसमें से आपको क्या चाहिए, इसमें से आरएनए की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मैंने लास्ट क्लास में एक एंजाइम के बारे में बताया था, जो एंजाइम डीएनए आरएनए हाइब्रिड में से आरएनए रिमूव कर देता है। वो एंजाइम याद है किसी को? RNase H। हाँ, RNase H। तो बेसिकली इस पूरे हाइब्रिड पे एक्ट करेगा RNase H एंजाइम, और वो RNase H एंजाइम mRNA को रिमूव कर देगा। तो mRNA रिमूव हो जाएगा और आपके पास एक cDNA बनेगा। अब ये जो cDNA होता है, इस cDNA का स्ट्रक्चर मैं आपको इस साइड बना के दिखाती हूँ। ये जीनोमिक लाइब्रेरी रब कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि कैसे क्या चीज हो रही है। यस, तो क्या होता है कि RNase H ने mRNA हटा दिया, तो अब आपके पास cDNA है। बट ये जो cDNA होता है इसके पास एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बचता है।
हुक लाइक स्ट्रक्चर किस लिए बचता है, क्योंकि जब यहाँ सिंथेसिस हो रही होती है डीएनए की, तो ये जो होते हैं ए और टी, ये बेस पेयर फॉर्म कर लेते हैं, तो यहाँ से ये क्लोज हो जाता है, लूप की तरह बन जाता है। तो आपके पास बेसिकली इस तरीके का स्ट्रक्चर था mRNA एंड cDNA का। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको मिला, इसमें से जब mRNA आपने हटा दिया, इतना सेगमेंट आपने रिमूव कर दिया, तो ये लूप बचेगा, ये लूप बचेगा और cDNA बचेगा। अब ये लूप जो है ये एक्ट करता है एज द प्राइमर फॉर द सिंथेसिस ऑफ डबल स्ट्रैंडेड cDNA। तो बेसिकली ये प्राइमर की तरह एक्ट करके यहाँ पे OH ग्रुप प्रोवाइड कर रहा है ताकि और न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड हो जाएं, और अब जो कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस बने वो बने डबल स्ट्रैंडेड cDNA सीक्वेंस। तो जो मैंने अभी आपको एक वर्ड्स की फॉर्म में लिख के फ्लो चार्ट दिखाया था कि डबल स्ट्रैंडेड cDNA बनता है, फिर उसे क्लीव करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, वही वाली चीज मैंने यहाँ आपको डायग्रामेटिकली दिखाई। तो इस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर होता है। आपसे बहुत सारे एग्जाम्स में ये पूछा जाता है कौन से प्राइमर को यूज करके हम mRNA को रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ओलिगो टी प्राइमर या ओलिगो डीटी प्राइमर बोलते हैं इसे। डीटी इसलिए क्योंकि डीऑक्सी टर्म यूज की जाती है। किस लिए यूज की जाती है? क्योंकि वो एक डीएनए प्राइमर है, उसमें थाइमीन है, टी है, तो इसीलिए डीऑक्सीथाइमिडीन वाला प्राइमर्स आप यूज करते हो। और फिर ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है, इसमें से आप ये हुक लाइक स्ट्रक्चर रिमूव कर दोगे, क्योंकि अभी जो स्ट्रक्चर बना वो इस तरीके का cDNA का बना। अब इस cDNA में से आप ये हुक रिमूव करना चाहते हो, तो इसके लिए भी एक एंजाइम होता है, उसे बोलते हैं S1 न्यूक्लिएज। S1 न्यूक्लिएज ये एंजाइम होता है जो हुक लाइक स्ट्रक्चर, हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर्स को रिमूव कर देता है। तो हेयरपिन लाइक स्ट्रक्चर रिमूव हो जाएगा और इस तरीके का आपको cDNA का डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल मिल जाएगा। इस तरीके से ये डीएनए बनता है। फिर इसका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेशन करा के बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनाते हैं, जिन्हें वेक्टर में क्लोन करके बैक्टीरिया या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर डाल देते हैं और उसकी कॉपीज को मेंटेन करके रखते हैं। यही पूरा कॉन्सेप्ट है जो cDNA लाइब्रेरी और जीनोमिक लाइब्रेरी का होता है, कि कैसे ये दोनों लाइब्रेरीज काम करती हैं। अब ये जो टॉपिक था हमारा डीएनए लाइब्रेरी का, ये कंप्लीट हो गया। अब मुझे बताओ कि किसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ।